यूपी के बुलंदशहर गैंगरेप केस में पकड़े गए तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। आज संसद में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। लोकसभा में बीजेपी ने बुलंदशहर गैंगरेप को लेकर हंगामा किया। सदन के बाहर बीएसपी ने अखिलेश सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश शासन में बहुत सारी घटनाएं 15 मार्च 2015 से लेके अभी तक बलात्कार की 2752 घटनाएं हो चुकी हैं। ये घटनाएं करने वाले लोग प्रदेश सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। यदि आपसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है, तो बेहतर यही होगा उत्तर प्रदेश की जनता के हित में कि इनको मुख्यमंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आज पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिवार ने तीनों आरोपियों की शिनाख्त कर ली है। आरोपियों की पहचान नरेश, बबलू और रईस के रूप में की गई है। आरोपियों की उम्र 22 से 28 साल के बीच है। तीनों बावरिया गैंग के सदस्य हैं। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। आरोपी की तलाश में दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में छापेमारी की जा रही है। और इनका एक डेटाबेस हमारे पास था, जिसमें से लगभग 200 फोटोग्राफ्स हमने विक्टिम्स को दिखाए थे, जिसमें से 2 फोटोग्राफ्स विक्टिम्स ने आइडेंटिफाई किए। 30 जुलाई को पीड़ित परिवार रात 10:30 बजे नोएडा से शाहजहांपुर के लिए निकला। रात 11:30 बजे पीड़ित परिवार नेशनल हाईवे 91 होते हुए बुलंदशहर पहुंचा। रास्ते में 12 हथियारबंद बदमाशों ने पीड़ित परिवार की गाड़ी रुकवाई। बदमाशों ने पास के खेत में ले जाकर लूटपाट की। मां बेटी के साथ गैंगरेप भी किया। पीड़ित परिवार को नोएडा से किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पीड़ित की काउंसलिंग करेगी। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। बुलंदशहर के अलावा आपको बता दें, बिजनौर और फिरोजाबाद से भी गैंगरेप के मामले सामने आए हैं। बिजनौर में 29 जुलाई को घर में घुसकर 2 दबंगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित के पिता की शिकायत पर आज पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं 29 जुलाई से मामले को दबाने के आरोप में स्योहारा थाने के प्रभारी के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है। दूसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां एक ऑटो चालक और उसके दोस्त पर महिला यात्री से गैंगरेप का आरोप लगा है। एटा की रहने वाली पीड़ित शिकोहाबाद से आई थी और फिरोजाबाद जाने के लिए वो एक ऑटो में बैठी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की को बेहोश छोड़कर दोनों आरोपी वहां से भाग गए। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप महिला के रिश्तेदारों पर है। महिला के मुताबिक बदसलूकी के बाद महिला को पेशाब भी पिलाने की कोशिश की गई। इसके अलावा दिल्ली के गांधीनगर में नाबालिग की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले लड़की के साथ रेप हुआ था। इस मामले में भी पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दानिश और आशु नाम के ये लड़के सगे भाई हैं। एनसीआरबी में 2014 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रेप के 3467 केस दर्ज हुए, जबकि 2013 और 2012 में बलात्कार के 3050 और 1963 मामले दर्ज हुए थे। 2014 में यूपी में महिलाओं के सम्मान को क्षति पहुंचाने के मकसद से हमला करने के 8605 केस दर्ज हुए। बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने संसद में बताया कि यूपी में मार्च 2015 से अब तक रेप के कुल 2700 मामले सामने आए हैं। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे का विरोध किया है। हाफिज सईद ने पाक सरकार को चेतावनी दी है कि राजनाथ सिंह के साथ बैठक में शामिल होने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान से नहीं, सार्क देशों से बातचीत के लिए जा रहे हैं। ये सार्क देशों के होम मिनिस्टर्स का बैठक है, उसमें हिस्सा लेने जा रहा है। ये किसी पाकिस्तान को अलग से संदेश देने या पाकिस्तान से अलग से बातचीत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये मार्च जो है, ये जान के इन लोगों ने ऑर्गेनाइज की, आर्मी की शरारत है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट मोबिलाइज करना। लेकिन ये कि कहाँ तक हो पाएगी ये नहीं मालूम। पाकिस्तान की तो हालत वैसे ही बहुत बुरी है। इस बीच आतंकी हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन की जुगलबंदी का एक और वीडियो सामने आया है। रविवार को वाघा बॉर्डर के पास नसीरबाग में दोनों आतंकी भारत विरोधी रैली में शामिल हुए। रक्षा विशेषज्ञों ने आतंकियों के प्रदर्शन को कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश करार दिया है। वो नहीं चाहते कि वो माहौल जो शांतिपूर्वक शांति की तरफ बढ़े, वो उसको और बिगाड़ना चाहते हैं और ये मार्च उसी को नजर रखते हुए किया गया है। राजनाथ सिंह को सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाना है। 3 और 4 अगस्त को इस्लामाबाद में सार्क देशों की बैठक होनी है। राजनाथ सिंह के पहुंचने पर हाफिज सईद ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में प्रदर्शन की धमकी दी है।
इससे पहले भी आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान सरकार को भारत से कारोबारी और राजनयिक संबंध खत्म करने की नसीहत दे चुका है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। गिलगिट और बाल्टिस्तान के लोगों ने इलाके में चीन की मौजूदगी बढ़ाए जाने का विरोध किया। चीन पर इलाके के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने विरोध में रैली निकाली। इस दौरान पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी भी हुई। जानकारों ने भी माना है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर से पीओके के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। सुबह से उन्हें क्या फवाइद हासिल होंगे, ऐसा न हो कि यहाँ के लोग जो है वो यहाँ से गुजरने वाले कंटेनरों का धुआं सूंघते रहे। इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं सीपैक के साथ, जीबी में एक भी नहीं, आज़ाद कश्मीर में एक भी नहीं, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पीओके की सियासी पार्टियां भी सख्त रुख अपना रही हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान नेशनल कांग्रेस के डायरेक्टर हसन सेरिंग ने सीपीईसी के लिए पाकिस्तानी सेना पर स्थानीय लोगों के खिलाफ जुल्म करने का आरोप लगाया है। आज भी सीपैक के बनाने के लिए जो जमीन ली जा रही है वो जोर जबरदस्ती और बदमाशी के साथ ली जा रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से ताशकुरगन हवाई अड्डे तक बनेगा। सीपीईसी कॉरिडोर के लिए चीन सरकार $46 अरब खर्च करेगी। 3000 किलोमीटर लंबा सीपीईसी चीन और पाकिस्तान को रेल, सड़क, पाइपलाइन और फाइबर नेटवर्क से जोड़ने में मदद करेगा। कॉरिडोर के बनने से चीन के झिंगजिंग प्रांत के ग्वादर बंदरगाह के लिए रास्ता खुलेगा। पिछले हफ्ते भी पीओके में चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान पाकिस्तान के झंडे भी जलाए गए थे और नेताओं के पोस्टर्स पर कालिख भी पोती गई थी। विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए विदेश राज्य मंत्री एक बार फिर संकट मोचक बनेंगे। सऊदी अरब में फंसे करीब 10,000 भारतीयों की मदद के लिए वीके सिंह कल रवाना होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। सुषमा स्वराज ने दावा किया है कि विदेश में फंसे किसी भी भारतीय को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। अब मैं स्वयं जनरल वीके सिंह को वहाँ भेज रही हूँ। वो कल वहाँ चले जाएंगे। फॉरेन ऑफिस और लेबर ऑफिस दोनों से बात करके इन सबके हम लोग रजिस्टर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि इनको सारा का सारा बकाया पैसा यहाँ वापस आने पर भी मिल सके। भारत का कोई भी श्रमिक यदि बाहर बेरोजगार है तो वो भूखा नहीं सोएगा। भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। इससे पहले सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में नौकरी गंवा चुके भारतीयों के लिए खाने का इंतजाम भी किया था। तेल की कीमतों में लगातार गिरावट की वजह से खाड़ी देशों में कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। कंपनियां बंद होने की वजह से भारी तादाद में भारतीयों को नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान में 60 लाख भारतीय काम करते हैं। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह दक्षिणी सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 2 महीने के अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले नहीं दिए जाने को कहा है। एक एनजीओ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने को एक आवास का जिंदगी के लिए आवंटित कर लिए जाने की जो प्रथा रही है उसको चुनौती दी थी। 2 महीने में रिक्त करने का संभवतः आदेश दिया है, जो बताया गया है। 2004 में लोक प्रहरी नाम की संस्था ने यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर 2014 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश में 6 पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सरकारी बंगले नहीं छोड़े हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री रहे बीजेपी नेता कल्याण सिंह, पूर्व कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी और राम नरेश यादव को भी सरकारी बंगला मिला है। यूपी सरकार ने 1997 में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने का नोटिफिकेशन जारी किया था। तेलंगाना की गोशा महल सीट से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने दलितों पर विवादित बयान दिया है। टी राजा सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो डाला है। वीडियो में ऊना में हुई दलितों की पिटाई को सही ठहराया गया है। टी राजा सिंह ने कहा है कि जो भी दलित गोमांस खाते हैं और गायों को मारते हैं उनको इसी तरह पीटा जाएगा।
कि उनको क्या ज़रूरत थी कि गाय को मारकर उसका चमड़ा निकालने की क्या उनको ज़रूरत थी, और सिर्फ एक इशू पर इतना हंगामा। 11 जुलाई को ऊना में दलित समुदाय के 4 युवकों की बुरे तरीके से पिटाई की गई। दलित युवकों पर गाय की चमड़ी उतारने का आरोप लगाया गया। पीड़ितों का कहना है कि वो मरी हुई गाय की चमड़ी उतार रहे थे। टी राजा ने यह भी कहा कि कुछ दलित ऐसे भी हैं जो गौरक्षा करते हैं, लेकिन गौमांस खाने वाले दलितों की वजह से वो लोग भी फंस जाते हैं। दिल्ली की सड़कों में गड्ढों की वजह से हुई एक शख्स की मौत ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को जिंदा कर दिया है। केजरीवाल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली पुलिस पर गड्ढे ठीक नहीं करने का आरोप लगाया। पुलिस ने सत्येंद्र जैन के दावों को खारिज कर दिया। कहा, मामूली मरम्मत के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं होती। शनिवार को सड़क पर मौजूद एक गड्ढे में पानी भरा होने की वजह से प्रवीण नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने मुआवजे और नौकरी की मांग की है। ट्रैफिक पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उनकी गाड़ियां जब्त की, उनको काम नहीं करने दिया। तभी उन्होंने मजबूर होकर 8 जुलाई, 14 जुलाई और 21 जुलाई को पुलिस को, डीसीपी को लेटर लिखे। जो लोकल टीआई है उसने उनको बिल्कुल काम नहीं करने दिया, तो उसने इंटरव्यू करने के लिए लिखा है। अब घर में एक ही आदमी कमाने वाला हो और वही चला जाए तो मुसीबत तो खड़ी होगी ही ना। नौकरी तो चाहिए भी, ऐसे भी बच्चों के पढ़ रहे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, तो सरकार को तो पूरी करनी चाहिए। 30 जुलाई को दिल्ली में बारिश की वजह से वसंत कुंज इलाके में सड़क पर पानी भर गया था। 42 साल के प्रवीण बाइक पर मेहरौली से महिपालपुर की ओर जा रहे थे। पानी भरा होने की वजह से प्रवीण को गड्ढे का अंदाजा नहीं हुआ और बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सड़क पर गिर गए। पीछे से आ रहा एक टैंकर ने प्रवीण को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में गड्ढों में गिरने की वजह से देश भर में 700 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। यूपी की राजधानी लखनऊ से पुलिस की बेशर्मी और लापरवाही का वीडियो सामने आया है। मामला लखनऊ के मोहनलालगंज थाने का है। शिकायत लेकर पहुंचा फरियादी कुर्सी पर बैठे पुलिस वाले के पैर दबा रहा है। पुलिस वाले ने रौब झाड़ने के लिए दारोगा की वर्दी पहनी है, लेकिन असल में ये वर्दीधारी दारोगा नहीं बल्कि हेड कांस्टेबल रामयज्ञ यादव है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और आनन फानन में आरोपी हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। कुछ समय पुराना ये कोई वीडियो है। जो इनका कृत्य है, थाने में बैठकर एक ऑफिशियल प्लेस पर इस तरह से कार्य करना, ये बिल्कुल गलत है। इसी के चलते इनको सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी हेड कांस्टेबल का बेशर्म वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में पैर दबाने वाले युवक की पहचान नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने वीडियो को पुराना बताया है, लेकिन हेड कांस्टेबल की हरकत को गलत ठहराया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी हेड कांस्टेबल 16 जुलाई के बाद से हर्निया का ऑपरेशन होने की वजह से छुट्टी पर है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक जोड़े ने शादी को यादगार बनाने के लिए अनूठे अंदाज में हवा में शादी का आयोजन किया। 34 साल के जयदीप जाधव और रेशमा पाटिल शादी के लिए शहर से 65 किलोमीटर दूर शेवड़ी इलाके की पहाड़ियों पर पहुंचे और रस्सियों के सहारे 90 मीटर गहरी घाटी में लटकते हुए एक दूसरे के गले में माला डाली। इस दौरान रोपवे के सहारे पहुंचे पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ शादी करवाई। शादी के दौरान हल्की फुहारों के बीच मौजूद करीब 100 रिश्तेदारों ने जोड़े को आशीर्वाद दिया। पहले ही मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं शादी करूंगा तो कुछ अलग तरह से और जहाँ पे हमारे शिवाजी महाराज जहाँ से गुजरे हैं वहाँ से उन्होंने अपने स्वराज्य निर्मित किया है, उसी स्थान पे करूंगा। हवा में शादी करने वाले जयदीप और रेशमा ट्रैकिंग के शौकीन हैं। जयदीप जाधव वेस्टर्न माउंटेन स्पोर्ट्स और हिल राइडर्स एंड हाइकर्स के सदस्य हैं। पिछले 17 साल से ट्रैकिंग कर रहे हैं। जयदीप जाधव के ग्रुप ने स्काई फोल्डिंग तकनीक और रोपवे की मदद से शादी का इंतजाम किया। दूल्हा और दुल्हन शादी वाली जगह तक बुलेट पर सवार होकर पहुंचे। हवा में हुई इस अनोखी शादी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।